हम लोग देखेंगे कोशिकीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका, रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ये होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे कि वायवीय श्वसन में ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के अणु के विघटन से प्राप्त जो पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का पूर्ण ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह या एनर्जी हाउस जो है वो कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह। तो क्रेब चक्र की क्रियाओं तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की क्रमशः मैट्रिक्स व क्रिस्टी के F1 कणों पर पाए जाते हैं तथा इन क्रियाओं में मुक्त ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में होकर एटीपी के अणुओं में संचित होती रहती है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। समय समय पर आवश्यकतानुसार इस एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणुओं के ऑक्सीजन से कोशिका को जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती रहती है माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक, अगर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो उसमें वायवीय श्वसन नहीं हो सकता, क्योंकि श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका का अध्ययन सर्वप्रथम ग्रीन है, नाम वैज्ञानिक है, ग्रीन ने सन 1764 में किया था। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एवं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एटीपी एंड एडीपी प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में संचित खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा निर्मुक्त होती रहती है। यह ऊर्जा अगर एक साथ ही मुक्त हो तो इससे इतनी अधिक ऊष्मा बनेगी कि कोशिका ही समाप्त हो जाएगी। अतः यह निर्मुक्त ऊर्जा कोशिका में एक विशेष प्रकार की कार्बनिक यौगिकों में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडीपी में धीरे धीरे संचित होती रहती है। इसी कारण से तथा यहाँ से आवश्यकतानुसार यह ऊर्जा अनेक क्रियाओं में काम आती रहती है। इस प्रकार एटीपी ऊर्जा का है वो संग्रह भंडार है और यह समय समय पर कोशिका की विभिन्न क्रियाओं को आवश्यक ऊर्जा देती रहती है। ठीक, एटीपी के एक अणु में एडिनोसिन का एक अणु जो कि प्यूरिन क्षारक एडेनिन और डीऑक्सीराइबोस शर्करा से मिलकर बना हुआ न्यूक्लियोसाइड है तथा एडिनोसिन की शर्करा के 5वें कार्बन से फास्फेट के 3 समूह उच्च ऊर्जा बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। अगर एडिनोसिन से केवल 2 फास्फेट समूह जुड़े हो तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी, और अगर केवल एक फास्फेट समूह हो तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी आ जाता है, उसको एएमपी। फास्फोरस समूह के बीच के बंधों में बड़ी मात्रा में ऊर्जा संचित रहती है। इसी कारण एटीपी व एडीपी की जो अंतिम फास्फेट बंधों को उच्च ऊर्जा बंध हाई एनर्जी बॉन्ड कहते हैं तथा इन्हें हाई एनर्जी बॉन्ड को से संकेत से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, एटीपी एडिनोसिन जो फास्फोरस के जो बॉन्ड है वो इस प्रकार से दे रहेंगे। एटीपी, ठीक, एटीपी है, ये एटीपी एडिनोसिन जो है, ठीक, ये एडिनोसिन पीपीपी जो बॉन्ड है उस प्रकार से जुड़े रहेंगे। इस प्रकार से भी जुड़े हैं। एडीपी एडिनोसिन भी इस प्रकार से है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जुड़े हैं। ठीक, तथा एटीपी निर्माण जिस समय एटीपी का तीसरा फास्फेट समूह अलग होता है तो लगभग 10
से 12,000 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है और साथ ही एटीपी में बदल जाता है। ठीक, तो जैसे ये एडीपी है वो एटीपी में बदल जाएगा, तो लगभग इससे 12,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है, 12,000 कैलोरी। ठीक, तो तथा एटीपी निर्माण के समय उतनी ही एडीपी से संयुक्त होती है। एटीपी के मुख्य कार्य अब देखते हैं। एटीपी के जो मुख्य कार्य है, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा निर्मुक्त ऊर्जा एटीपी के अणुओं में संचित रहती है, ये पहला। दूसरा है एटीपी के ऑक्सीकरण से समय समय पर कोशिका के आवश्यकता अनुसार उसकी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा कोशिका को मिलती रहती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण व अकार्बनिक पदार्थों के अवशोषण के लिए तथा जीव द्रव्य प्रवाह व वृद्धि की क्रियाओं के लिए एटीपी का काम आता है। इसके बाद देखते हैं वायवीय श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। वायवीय श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक, जिसमें पहला कारक है आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर्स, यानी फैक्टर इफेक्टिंग एरोबिक रिस्पायरेशन में फर्स्ट कारक है आंतरिक कारक। तो पहला जीव द्रव्य कारक इसमें आता है। प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर, प्रविभाज्य ऊतकों में जीव द्रव्य की मात्रा अधिक होती है, ठीक, और इसमें श्वसन दर तीव्र होती है। प्राण ऊतकों में जीव द्रव्यों की मात्रा व श्वसन दर है वो दोनों कम होती है। सेकेंड है इसमें कारक है बाह्य कारक। जो बाह्य कारक है एक्सटर्नल फैक्टर, उसमें जैसे तापक्रम, पहला तापक्रम में अब क्या उसको इफेक्टिंग करेगा वायवीय श्वसन को, कि एंजाइमों पर आश्रित रासायनिक क्रिया होने के कारण तापक्रम जो श्वसन है उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। 0 डिग्री से 45 यानी 45 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम बढ़ाने पर श्वसन की दर बढ़ती है और कम तापक्रम पर जो श्वसन की दर है वो कम होती है। रात्रि का कम तापक्रम पौधों के संचयी अंगों जैसे आलू के ट्यूबर की वृद्धि के लिए अनुकूल होता है। इसलिए ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में आलू का आकार बड़े होते हैं और कम तापक्रम पर खाद्य पदार्थों व जो साग सब्जियों को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। फ्रिज में इसीलिए खाद्य पदार्थ रखने पर वह अधिक समय तक काम में लाए जा सकते हैं। गर्मी के दिनों में वातावरण का तापक्रम बढ़ने से खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक, वह ठंडे में देरी से। दूसरा इसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर इफेक्टिंग में है बाह्य कारक में तापक्रम के बाद ऑक्सीजन। वायवीय श्वसन के क्रेब चक्र में O2 हाइड्रोजन को ग्रहण करती है, जिसमें पानी का निर्माण होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है, यानी उसकी अनुपस्थिति में। और O2 का सांद्रण चूंकि वायुमंडल में आवश्यकता से अधिक है, इसलिए वातावरण से O2 की मात्रा घटने व बढ़ने का श्वसन पर प्रभाव नहीं पड़ता। प्रयोगों द्वारा यह पता लगाया गया है कि यदि ऑक्सीजन का सांद्रण 2% हो जाए तो वायवीय श्वसन की गति अत्यधिक कम हो जाती है। फलों का भंडारण यदि 3% O2 में किया जाए तो वे अधिक समय तक ताजे बने रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट कारक है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में विशेष परिवर्तन सामान्यतः नहीं होते, किंतु मिट्टी में O2 की सांद्रता परिवर्तनशील रहती है। मिट्टी में CO2 का सांद्रण बढ़ने पर श्वसन पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फलों को सुरक्षित रखने हेतु उसका भंडारण 5% कार्बन डाइऑक्साइड है उस पर उचित रहता है। चौथा कारण है पानी। सूखे बीजों में पानी की मात्रा एवं श्वसन दर कम होती है। अंकुरित बीजों की श्वसन दर तीव्र होती है, क्योंकि पानी के अवशोषण से बीजों का जो संग्रहित खाद्य पदार्थ वो घुलनशील शर्कराओं में बदल जाती है, जो कि श्वसन क्रिया में प्रयुक्त होती है, ठीक। इसी प्रकार शुष्कोद्भिद
उसमें पानी का जो अवशोषण बढ़ने पर श्वसन तीव्र गति से होने लगती है, ये भी कारण है। पांचवा कारण जैसे लाइट, प्रकाश है। श्वसन पर प्रकाश का अपरोक्ष प्रभाव होता है। श्वसन पदार्थों में के प्राथमिक उत्पाद हेतु प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश के कारण पौधों के ऊतकों का तापक्रम बढ़ने से श्वसन गति परिवर्तित होती है तथा ये भी देखा गया है कि C3 पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाशीय श्वसन ये होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होती है व O2 प्रयुक्त होती है, और C4 पौधों में यह नहीं होता, इसलिए वे शुद्ध प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से अधिक दक्ष होती हैं। नेक्स्ट है वायु श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक इंजरी, क्षति। आघात पहुंचाने पर उस स्थान के ऊतकों में प्रविभाज्य गतिविधियां हैं, वो प्रविभाज्य गतिविधियां होने लगती है, फलस्वरूप श्वसन दर बढ़ती है। इसी प्रकार सातवां कारण है प्रभावित करने वाले कारण, उसमें अन्य कारण आएंगे। तो सभी जो कारक है ऊपर ये जो बताया गया है, कारकों के अलावा KCN, CO2, पोटेशियम, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि विषैले पदार्थों की अल्प मात्रा भी श्वसन दर की बहुत ज्यादा प्रभावित करती है श्वसन दर को। इनकी उपस्थिति में श्वसन दर कम होने से जीवधारियों की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि अगली जो क्लास है उसमें श्वसन संबंधित कुछ प्रयोग है, जैसे प्रकाश संश्लेषण है। ठीक, अनाक्षी श्वसन का जो प्रदर्शन है इसमें ये इस क्लास में देखेंगे। ठीक।